चैप्टर 4 लेसन 3 अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडॉनल्ड के मालिक रे क्रॉक से रिक्वेस्ट की गई कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की क्लास में लेक्चर दें। मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंगम वहां एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और इंस्पिरेशन डिस्कशन के बाद क्लास खत्म हो गई और स्टूडेंट्स ने रे से पूछा कि क्या वे बियर पीने के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे। इसके लिए रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा, क्या तुम स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा असली बिजनेस क्या है? कीथ ने कहा कि यह सुनकर हर कोई हंस पड़ा, क्योंकि ज्यादातर एमबीए स्टूडेंट्स को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा से यही सवाल पूछा, आप लोगों की नजरों में मेरा बिजनेस क्या है? स्टूडेंट्स दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर स्टूडेंट ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं? अब रे हंस दिए। वो बोले, मुझे मालूम था आप लोग यही कहेंगे। फिर वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूं। मेरा असली बिजनेस है रियल एस्टेट। कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरिए को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का ओरिजिनल गोल हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, पर वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली वो आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रॉक के ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेंचाइजी चेन का मेंबर बनता था, तो वो ही उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडॉनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा रियल एस्टेट है। आज उनके पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ हैं। कीथ ने कहा कि यह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कीथ के पास कार धोने का बिजनेस है, पर उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले चैप्टर के अंत में हमने यह बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडॉनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, पर मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रॉक ने सिखाया था। यह अमीरों का सीक्रेट नंबर 3 है। अगला सीक्रेट यह है कि अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम आज के बच्चों में एकेडमिक स्किल्स डेवलप करके उन्हें अच्छी जॉब दिलाने के लिए तैयार करता है। उनकी जिंदगी उनकी सैलरी के चारों तरफ घूमती है, या जैसे पहले बताया जा चुका है, उनके इनकम वाले कॉलम के चारों तरफ। और ज्यादा एकेडमिक स्किल्स को डेवलप करने के बाद वे अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए और हायर एजुकेशन हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, साइंटिस्ट, शेफ, पुलिस ऑफिसर, आर्टिस्ट, राइटर वगैरह बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, पर ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फर्क है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि आपका बिजनेस क्या है, और वो कहते हैं कि मैं एक बैंकर हूं। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहां काम करता हूं। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, पर उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के फर्क को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सचर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर की फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, पर उनका बिजनेस इनकम दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था।
स्कूल्स के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कुकिंग के बारे में स्टडी करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं, अगर आप लॉ के बारे में स्टडी करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और अगर आप ऑटो मैकेनिक स्टडी करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहां होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरे के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उसे अमीर बनाते हैं। फाइनेंशियल रूप से सिक्योर बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 रूल यह जानना है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच फर्क होता है और इसलिए हमें एसेट ही खरीदना चाहिए। अमीर लोग अपने एसेट बनाने पर ध्यान देते हैं जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है कि मुझे ज्यादा सैलरी की जरूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं एक बार फिर स्कूल जाकर और ट्रेनिंग लेने वाला हूं ताकि बेहतर जॉब पा सकूं, मैं ओवर टाइम करने वाला हूं, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए, मैं 2 हफ्ते में जॉब छोड़ रहा हूं, मुझे एक नई जॉब मिल गई है जिसमें सैलरी ज्यादा हो। ज्यादातर ये समझदारी की बातें मानी जाती हैं, पर अगर आप रे क्रॉक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। तो आइडिया यह है कि सारे लोग सिर्फ अपनी इनकम को इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो इनकम से आ रहे पैसों को असेट खरीदने में लगाते हैं जिससे उन्हें और पैसे आएं, तो वो अमीर बन सकते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के ज्यादातर लोग फाइनेंशियल रूप से पुरानी सोच वाले होते हैं, यानी मैं रिस्क नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई फाइनेंशियल बेस नहीं होता। वे अपनी जॉब से चिपके रहते हैं, वे गेम को सेफ तरीके से ही खेलते हैं। जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से कम एम्प्लॉयज की जरूरत होने लगी तो बहुत से लोगों की जॉब चली गई। उस वक्त लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपना सबसे बड़ा एसेट मानते थे, यानी कि उनका घर, वो उन्हें जिंदा मार रहा है। उनका घर नाम का ही एसेट था, क्योंकि घर हर महीने उनकी जेब से पैसे निकलवा रहा था। उनकी कार, उनके दूसरे एसेट भी उन्हें जिंदा मार रहे थे। घर में रखे 50,000 रुपए के खरीदे गए मोबाइल फोन्स कुछ कमाकर नहीं दे रहे थे। जॉब की सिक्योरिटी न होने के कारण अब उनके पास जीवन चलाने का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो एसेट थे वे पैसे के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते थे। एक दिन मैं लोन लेने के लिए बैंक में गया, लेकिन बैंक वालों को कर्ज लेने के लिए मेरे फाइनेंस की हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए जो एप्लीकेशन उन्होंने मुझे भरने को दी थी, उस एप्लीकेशन में अपने गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, किताबें, स्टीरियो, टेलीविजन, अरमानी सूट्स, रिस्ट वॉच, जूते और दूसरी चीजों को एसेट वाले कॉलम में दिखा दिया। मेरे लोन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का कारण यही था कि मैंने अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट क्लब कलेक्शन को एप्लीकेशन में एसेट कॉलम में भरा था, बल्कि एक्चुअली में मेरा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया था कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतने ज्यादा पैसे कमा रहा था। वे ये जानना चाहते थे कि मेरे पास एक नॉर्मल जॉब क्यों नहीं है जिसमें सैलरी मिलती हो। अब मैं इस बात पर क्या ही बोलूं। कई बार जिंदगी मुश्किल हो जाती है जब हम कुछ डिफरेंट सोच रहे होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूं जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि उनके पास 1 करोड़ रुपए के एसेट हैं या 10 करोड़ रुपए के एसेट हैं। अब यह चीज एक्यूरेट नहीं है और इसका एक रीजन यह है कि जिस पल आप अपने एसेट को बेचना शुरू करते हैं, आपको उससे मिले पैसों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इसीलिए इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं। जब उनकी इनकम कम हो जाती है, पैसा जुटाने के लिए वे अपने एसेट को बेचते हैं। पहले तो उनके पर्सनल एसेट आमतौर पर उस वैल्यू से बहुत कम में बिकते हैं जिस वैल्यू पर उन्होंने उसे खरीदा था, या अगर एसेट्स बेचने से कोई फायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर गवर्नमेंट प्रॉफिट में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज को खत्म करने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन की जॉब को करते रहें पर असली एसेट को खरीदना भी शुरू कर दें। पर ऐसे लायबिलिटीज या पर्सनल चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार लाने पर कम हो जाए। आप जिस पल एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं,
उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह असली एसेट नहीं है। हालांकि आपके बैंकर भी इसे एसेट मानते हैं, पर इस बुक को सुनने के बाद आप इन्हें एसेट ना ही माने तो बेहतर है। बड़ों के लिए यही सही है कि अपने खर्चे कम कर लें, अपनी लायबिलिटीज को घटा लें और मेहनत से ठोस एसेट का फाउंडेशन बना लें। पेरेंट्स को अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क क्या होता है। कॉलेज जाने से पहले ही उन्हें एसेट वाले कॉलम को बनाने की मोटिवेशन दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे जॉब स्टार्ट करें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरनाक फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसें, जॉब को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार में खरीदें, अपने बच्चे को यह सिखाना हमारा फर्ज है। मैं बहुत सारे यंग कपल्स को देखता हूं जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी जॉब से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब बच्चे घर छोड़कर अपनी अलग फैमिली बनाने चले जाते हैं, तब ज्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पूरी तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह के एसेट को जोड़ने के लिए कह रहा हूं। मेरी दुनिया में असली एसेट कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूं, पर उन्हें दूसरे लोग चलाते हों। अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी जॉब कहलाएगी। 2, स्टॉक।